गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे रासायनिक गणनाएं के क्वेश्चन नंबर 18 से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने रासायनिक गणनाएं पर एक क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया है। डियर स्टूडेंट, रासायनिक गणनाएं एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट हो, तो डियर स्टूडेंट प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका इस प्रकार से है। आपसे पूछा गया है कि एक धातु के 0.52 ग्राम को ऑक्सीजन में गर्म करने पर 0.65 ग्राम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो धातु का तुल्यांकी भार क्या है आपको बताना है। तो धातु का तुल्यांकी भार आपको निकालना है। तो धातु का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमको ऑक्सीजन की मात्रा पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन की मात्रा कैसे निकालते हैं? ऑक्सीजन की मात्रा निकालने के लिए डियर स्टूडेंट, ऑक्साइड की मात्रा में से आपको धातु की मात्रा घटाना पड़ेगा। तो ऑक्साइड की जो मात्रा है वो आपका है 0.65, और जो आपके धातु की मात्रा है वो आपका है 0.52। तो इसमें से आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 0.13 ग्राम। इस तरीके से जो ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी 0.13 ग्राम। अब डियर स्टूडेंट, आप धातु का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो धातु का तुल्यांकी भार, तो धातु का तुल्यांकी भार बराबर होता है, धातु का तुल्यांकी भार बराबर आपका होता है धातु की मात्रा बट्टे ऑक्सीजन की मात्रा गुणे 8। धातु की मात्रा बट्टे ऑक्सीजन की मात्रा गुणे 8। तो धातु की जो मात्रा है वो आपका है 0.52 बट्टे ऑक्सीजन की मात्रा है आपका 0.13 इंटू का 8। यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑक्साइड के रूप में है। यदि यहाँ पर क्लोराइड के रूप में रहता तो यहाँ पर 35.5 से गुणा करते हैं। तो इस तरीके से धातु का तुल्यांकी भार बराबर धातु की मात्रा बटे ऑक्साइड की मात्रा बटे ऑक्सीजन की मात्रा गुणे 8 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 13 चौक को 52 हो जाएगा। तो यहाँ से जो धातु का तुल्यांकी भार आ जाएगा 32 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बस आपको बेसिक फार्मूला अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे इस प्रकार से पूछा गया है। बोला है डियर स्टूडेंट, एक धातु के क्लोराइड में धातु और क्लोरीन का अनुपात 1:2 है। तो धातु का तुल्यांकी भार क्या है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है धातु का तुल्यांकी भार। तो डियर स्टूडेंट, धातु का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा? धातु की मात्रा बटे क्लोरीन की मात्रा गुणे 35.5, क्योंकि क्लोराइड की बात हो रही है। तो यहाँ पर धातु की मात्रा और जो क्लोरीन की मात्रा में अनुपात दे रखा है वो आपका 1:2, यानी कि धातु की मात्रा 1 हो जाएगी और क्लोरीन की मात्रा जो हो जाएगी गुणे आप 35.5 कर लो। तो इस तरीके से धातु का तुल्यांकी भार बराबर धातु की मात्रा बटे क्लोरीन की मात्रा बटे 35.5 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लो तो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, यानी कि 17.75 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि एक तत्व के ऑक्साइड में 32% ऑक्सीजन है तथा इसके वाष्पीकृत क्लोराइड का वाष्प घनत्व 78.75 है। तो तत्व का परमाणु भार क्या होगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हमको ऑक्साइड का भार नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूँ डियर स्टूडेंट, जो आपके ऑक्साइड का भार है वो आपका 100 ग्राम है। मैं मान लेता हूँ कि ऑक्साइड का जो भार है,
ऑक्साइड का जो भार है उसको मैं मान लेता हूँ कि 100 ग्राम है। ऑक्साइड के भार को मैं मान लेता हूँ 100 ग्राम है। अब डियर स्टूडेंट, जब ऑक्साइड का भार मैं आपने मान लिया 100 ग्राम है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं धातु का भार। तो धातु का भार निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा? धातु का भार निकालने के लिए ऑक्साइड के भार में से ऑक्सीजन का भार घटाना पड़ेगा। तो ऑक्साइड के भार 100 ग्राम में से ऑक्सीजन का भार 32 ग्राम घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 68 ग्राम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट, हम धातु का तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। तो धातु का तुल्यांकी भार, तो धातु का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? धातु की मात्रा बटे ऑक्सीजन की मात्रा गुणे 1। तो धातु की जो मात्रा है वो आपका 68 है और ऑक्सीजन की मात्रा आपका है 32 दे रखा है क्वेश्चन में। गुणे आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 8 चौक 32, 17 चौक 68, यानी कि जो आपका धातु का तुल्यांकी भार आ गया वो आपका 17 आ गया। अब डियर स्टूडेंट, आपका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है तत्व की संयोजकता बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व बटे तत्व का तुल्यांकी भार प्लस का 35.5। इसी फार्मूले से आप डियर स्टूडेंट तत्व का परमाणु भार निकाल सकते हैं। तो होता है आपका तत्व की संयोजकता, तत्व की संयोजकता बराबर आपका होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व, 2 गुणे वाष्प घनत्व बटे का आपका होता है तत्व का तुल्यांकी भार प्लस का 35.5। तत्व का तुल्यांकी भार प्लस का आपका होता है 35.5। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। तो 2 गुणे वाष्प घनत्व आपको दे रखा है 78.75 बटे का, अब तत्व का तुल्यांकी भार आपने निकाला है 17 प्लस का कर दो 35.5, सॉरी प्लस का कर दो 35.5। तो यहाँ से आपको सॉल्व कीजिएगा तो जो तत्व की संयोजकता आ जाएगी, डियर स्टूडेंट, वो आपको मिल जाएगा तत्व का परमाणु भार। यहाँ पर यार तत्व का परमाणु भार होगा, जो तत्व की संयोजकता मैंने लिख रखा है ये आपका फार्मूला में तत्व का परमाणु भार होता है। इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट तत्व का परमाणु भार, ठीक है, तत्व की संयोजकता यहाँ से निकलेगा। तो तत्व की संयोजकता यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से आपका 3 मिल जाएगा। अब तत्व का परमाणु भार निकाल सकते हैं। तो तत्व का परमाणु भार बराबर क्या होता है? तत्व का परमाणु भार बराबर आपका होता है तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। तो तुल्यांकी भार आपने निकाला है 17 और संयोजकता आपका 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 51। तो इस तरीके से जो तत्व का परमाणु भार होगा वो आपका 51 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैंने तत्व की संयोजकता निकाला जो कि 3 आया। उसके बाद से आपको पता है तत्व का परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। तो तुल्यांकी भार आपने 17 निकाला है और संयोजकता 3 है, तो 17 3 51 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 को आप ध्यान से समझिएगा। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है, एक यौगिक का अणुभार 98 है तो इस यौगिक का वाष्प घनत्व होगा। एक यौगिक का अणुभार 98 है तो इस यौगिक का वाष्प घनत्व होगा। तो आपका फार्मूला होता है अणुभार बराबर आपका होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व, 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो यहाँ पर जो आपका अणुभार दे रखा है वो आपको दे रखा है 98, 2 गुणे वाष्प घनत्व आपको निकालना है, वाष्प घनत्व। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 49 बार में कटेगा
इस तरीके से जो वाष्प घनत्व होगा वो आपका हो जाएगा 49। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बस एक सिंगल फार्मूला याद रखना है, अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है एसटीपी पर 22.4 लीटर SO2 का भार क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसटीपी पर किसी भी गैस का जो 1 ग्राम अणुभार का आयतन होता है वो आपका 22.4 लीटर होता है। कोई भी आपका गैस हो उसके 1 ग्राम अणुभार का जो वाष्प घनत्व जो आयतन होता है वो आपका 22.4 लीटर होता है। यहाँ पर बात हो रही है SO2 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम SO2 का अणुभार निकाल लेते हैं। तो सल्फर का अणुभार आपका होता है 32, 2 भाग ऑक्सीजन है तो 2 गुणे 16 कर लो, तो यहाँ से 32 और 32 64 मिल जाएगा। इस तरीके से जो SO2 का अणुभार आ जाएगा वो आपका 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 22.4 आयतन के गैस का SO2 का जो भार होगा वो भी आपका 64 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एसटीपी पर किसी गैस का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। तो मैंने SO2 का अणुभार निकाला है तो 64 आया। तो SO2 का अणुभार यदि 64 है तो इसका जो आयतन होगा, इसका जो भार होगा वो भी आपका 64 ग्राम ही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 डियर स्टूडेंट आपसे पूछा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है। बोला है 10 ग्राम जल एवं 5 ग्राम CO2 में विद्यमान अणुओं का अनुपात बताना है। 10 ग्राम जल और 5 ग्राम CO2 में अणुओं का अनुपात क्या है ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 भी, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं। तो अणुओं की संख्या निकालने का जो फार्मूला है, अणुओं की संख्या बराबर आपका होता है भार बट्टे का अणुभार, भार बट्टे का अणुभार गुणे का इस्मालियन। अणुओं की संख्या निकालने का फार्मूला है भार बट्टे का अणुभार गुणे इस्मालियन। जो आपका अणुभार है वो आपका जो भी यौगिक दिया रहेगा उसका अणुभार निकाल लीजिएगा। जो आपका इस्मालियन है ये आपका अवोगैड्रो संख्या है जो कि सभी यौगिक या सभी तत्व के लिए समान होता है। तो अणुओं की संख्या बराबर भार बट्टे अणुभार गुणे इस्मालियन। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट 10 ग्राम जल में अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। तो 10 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, तो 10 ग्राम जल में अणुओं की संख्या क्या होगा, भार बट्टे अणुभार गुणे इस्मालियन। तो भार तो दे रखा है 10 ग्राम बट्टे जल का अणुभार क्या होता है, जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो 2 हाइड्रोजन का अणुभार 1 प्लस का ऑक्सीजन का 16, तो 16 दो कितना हो जाएगा बट्टे 18 हो जाएगा। स्मॉल n है तो स्मॉल n ही रखो, क्योंकि यहाँ पर जो n की वैल्यू रहने वाली है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों के लिए समान रहने वाली है, जो कि n अवोगाद्रो नंबर है जिसका मान 6.023 गुणे 10⁻23 होता है। अब डियर स्टूडेंट हम 5 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। अणुओं की संख्या, तो 5 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार गुणे इस्मालियन। तो भार कितना है 5 ग्राम। अब CO2 का अणुभार क्या आएगा, तो देख लो CO2 का अणुभार क्या आएगा, कार्बन का अणुभार 12 होता है, 2 भाग ऑक्सीजन है तो 2 गुणे 16 है, तो 16 दूना 32 और 12 कितना हो जाएगा 44, यानी कि अणुभार आपका हो जाएगा 44 गुणे का इस्मालियन कर दो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछा गया है कि 10 ग्राम जल और 5 ग्राम CO2 के अणुओं की संख्या में अनुपात। 10 ग्राम जल के अणुओं की संख्या आपने देखा है कि 10/18 गुणे स्मॉल n है
और वहीं पर जो 5 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या है वो आपका 5/44 गुणे का स्मॉल से स्मॉल कैंसिल, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ से डियर स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, 44 ऊपर जाएगा तो 10 गुणे का 44 बटे का 5 गुणे का 18, 5 से काट दो तो 5 दूना 10, 2 से काट दो तो 2 9 18। तो यहाँ से आपको 44 अनुपाते 9 के रूप में लिख जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 44 संबंधी 9 के रूप में। इस तरीके से 10 ग्राम जल और 5 ग्राम CO2 में जो अणुओं की संख्या का अनुपात होगा 44:9 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को भी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 को भी सॉल्व करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपसे इस प्रकार से पूछा गया है डियर स्टूडेंट कि 11,200 सेंटीमीटर क्यूब SO2 NTP पर प्राप्त करने के लिए वायु में जो सल्फर की मात्रा जलानी होगी यह आपको बताना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 भी। SO2 कैसे बनता है, S प्लस का O2 से आपका SO2 बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सल्फर का भार देख लेते हैं। तो सल्फर का तो भार आपका 32 हो जाएगा, और बात करें SO2 का, आपको आयतन दे रखा है 22,400, तो 22,400 हो गया। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर 22,400 मिलीलीटर है। अब आप देख सकते हैं कि 22,400 मिलीलीटर के लिए 32 ग्राम सल्फर यूज हो रहा है। तो 1 मिलीलीटर के लिए कितना सल्फर यूज होगा, 1 मिलीलीटर के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, 32 बट्टे का 22,400 ग्राम हो जाएगा। सॉरी, 1 मिलीलीटर के लिए क्या हो जाएगा, 32 बट्टे 22,400 ग्राम हो जाएगा। आपको निकालना कितने के लिए, आपको निकालना है 11,200 के लिए। तो करते क्या है डियर स्टूडेंट, हम दोनों पक्षों में 11,200 से गुणा कर देते हैं। तो हमको 11,200 मिलीलीटर में 11,200 मिलीलीटर में कितने सल्फर की मात्रा आवश्यकता होगी पता चल जाएगा। तो यहाँ से 11,200 से 22,400 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ये 2 से काटेंगे 32 को तो 16 आएगा। तो यहाँ से 11,200 मिलीलीटर में जो सल्फर की आवश्यकता होगी वो आपका 16 ग्राम होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या क्या है। 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परमाणुओं की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है। तो परमाणुओं की संख्या बराबर आपका होता है भार बट्टे का अणुभार गुणे अवगाद्रो संख्या n, जिसकी वैल्यू होती है 0.623 गुणे 10 पे पावर 3। ये आपका परमाणुओं की संख्या निकालने का फार्मूला है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर बात हो रही है नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर बात हो रही है नाइट्रोजन की, तो जो आपका भार दे रखा है वो आपको दे रखा है 1.4। नाइट्रोजन का अणुभार क्या होगा, यानी N2 का अणुभार क्या होगा, तो 1 का 14 होता है तो 2 दिया है तो 28 हो जाएगा, गुणे आपका हो जाएगा 6.023 गुणे 10 पे पावर 23 हो जाएगा। यहाँ तक आपको परमाणु की संख्या तक आपको क्लियर समझ में आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.0120 गुणे 10 पे पावर 23। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है डियर स्टूडेंट कि समीकरण 4Fe2 प्लस का 11O2 से आपका 2Fe2O3 प्लस का 8SO2 में बताइए कि 0.6 किग्रा आयरन पायराइड को पूर्णतः ऑक्सीकृत करने पर एनटीपी पर SO2 का कितना आयतन प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। समीकरण आपको दे रखा है 4FeH2 FeH2 को जब अभिक्रिया कराया जाता है 11O2 से तो आपको मिलता है 2Fe2O3 प्लस का 8SO2 ये आपको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम 4FeH2 का भार निकाल लेते हैं। तो 4 आयरन का जो भार होता है वो आपका होता है 56, सल्फर का 32, तो 2 भाग दिया गया है तो 2 गुणे 32 कर लो। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 480 ग्राम, यानी कि 4 भाग Fe2 का जो भार है वो आपका 480 ग्राम है। अब डियर स्टूडेंट 8SO2 प्राप्त होता है तो 1 भाग SO2 का जो आयतन होता है वो आपका 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो 179.4 लीटर मिल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि 480 ग्राम FeH2 से आपको मिल रहा है 179.4 लीटर SO2 के रूप में, लेकिन आपको बताना है 0.6 केजी में। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट हम यह भी तो कर सकते हैं कि 1 ग्राम की जो वैल्यू होगी वो आपका 179.4 बट्टे का 480 के रूप में आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट 0.6 केजी की बात की गई है, तो 0.6 केजी को जब आप ग्राम में चेंज करोगे तो कितना आएगा 600 ग्राम। तो 600 ग्राम का निकालने के लिए दोनों साइड आप 600 से गुणा कर दो। तो यहाँ से देखना 12 चौक 48, ये आपका हो जाएगा 12 25 60। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका 224 लीटर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है कि सोने का परमाणु भार 197 है। सोने के 2.2 गुणे 10⁻23 परमाणुओं का अनुपातिक भार क्या होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको अनुपातिक भार क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपको जो सोने का परमाणु भार दे रखा है 197 ग्राम, यानी कि हम कह सकते हैं 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणुओं का जो भार है, परमाणुओं का जो भार है वो आपका कितने के बराबर है 197 ग्राम की, 197 ग्राम की। तो आपको बताना है कि 2.2 गुणे 10⁻23 में कितने ग्राम परमाणु होंगे। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा 197 बट्टे 6.023 गुणे 10⁻23, ये आपका एक परमाणु निकलेगा। आपको निकालना है 2.2 गुणे 10⁻23 में, तो दोनों तरफ आप 2.2 गुणे 10⁻23 से आप गुणा कर दोगे तो पता चल जाएगा कि 2.2 गुणे 10⁻23 परमाणुओं की संख्या का वेट कितना है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 72 ग्राम। इस तरीके से 2.2 गुणे 10⁻23 परमाणुओं की संख्या का जो वेट होगा, जो वजन होगा, वो आपका 72 ग्राम आएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे डियर स्टूडेंट इस तरीके से पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है कि 31.50 ग्राम कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में 108 ग्राम सिल्वर विस्थापित करता है।
यदि सिल्वर का तुल्यांकी भार 108 है तो कॉपर का तुल्यांकी भार क्या होगा ये आपको बताना है। कॉपर का तुल्यांकी भार क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको फार्मूला पता है डियर स्टूडेंट कि कॉपर का भार बट्टे सिल्वर का भार, कॉपर का भार बट्टे सिल्वर यानी Ag का भार, सिल्वर को Ag बोलते हैं, Ag का भार बराबर आपका हो जाएगा कॉपर का तुल्यांकी भार बटे सिल्वर का तुल्यांकी भार यानी Ag का तुल्यांकी भार। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर जो कॉपर का भार दे रखा है 31.50 बट्टे सिल्वर का जो भार दे रखा है वो आपको दे रखा है 108। कॉपर का आपको निकालना है तो कॉपर का तुल्यांकी भार हो जाएगा बट्टे यहाँ पर Ag का जो भार दे रखा है वो आपको 108 दे रखा है, 108 से 108 कैंसिल, तो सीधा हम कह सकते हैं कि जो कॉपर का तुल्यांकी भार होगा 31.50 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कॉपर का तुल्यांकी भार 31.50। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 भी, आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि सामान्य ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में, तो सामान्य ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक का आणविक भार और तुल्यांकी भार समान होता है। आणविक भार और तुल्यांकी भार किसका समान होता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिएगा। तो लास्ट में एक ऑप्शन आप दे रखा है NaOH। देखिए डियर स्टूडेंट सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि किसका आणविक भार और तुल्यांकी भार समान होगा, तो जिसकी संयोजकता एक होगी उसका आणविक भार और तुल्यांकी भार समान होगा। क्योंकि यदि आप संयोजकता से भाग देते हैं, परमाणु भार में संयोजकता से भाग देते हैं तभी तुल्यांकी भार आता है। तो यदि संयोजकता एक होगा तो आपका तुल्यांकी भार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो आपका NaOH होती है इसकी संयोजकता एक होता है। तो यहाँ पर यदि हम NaOH के तुल्यांकी भार की बात करें क्या होगा, परमाणु भार बट्टे संयोजकता, तो परमाणु भार क्या हो जाएगा, सोडियम का 23 ऑक्सीजन का 16 प्लस का 1 बट्टे NaOH की संयोजकता, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 40 आ जाएगा। यानी कि NaOH का जो तुल्यांकी भार है वो 40 आएगा। अब NaOH का डियर स्टूडेंट आप NaOH का आणविक भार भी निकाल लो। तो आणविक भार कैसे निकालेंगे, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पर भी 40 आ जाएगा। यानी कि NaOH एक यौगिक ऐसा यौगिक है जिसका आणविक भार और तुल्यांकी भार बराबर है। बस आपको यही ध्यान में रखना है, जिस भी यौगिक का संयोजकता एक होगा उसका आणविक भार और तुल्यांकी भार समान होगा। क्यों, क्योंकि संयोजकता से हम भाग देते हैं। यदि यहीं पर 2 आ जाता, यदि संयोजकता 2 आ जाता तो तुल्यांकी भार और आणविक भार समान नहीं होता है। तो बस आपको यही चेक करना है कि किस यौगिक की संयोजकता एक है। यदि संयोजकता एक है तो उसका आणविक भार और तुल्यांकी भार समान होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है कि एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण निम्न है। इस अभिक्रिया में एक मोल HNO3 में प्राप्त NO2 का आयतन क्या होगा ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। तो इस क्वेश्चन में किया गया है, कॉपर को 4HNO3 से अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो यहाँ पर अभिक्रिया कराने के उपरांत आपको क्या मिल रहा है, CuNO3 का ट्वाइस प्लस का आपको मिल रहा है 2NO2 प्लस का आपको मिल रहा है 2H2। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम करते क्या हैं, यहाँ पर सीधी सी बात है कि 4 मोल
HNO3 है, तो 4 मोल जब HNO3 है तो आपको कितना भाग NO2 मिल रहा है? तो 2 है, और 1 भाग NO2 का जो आयतन होता है वो आपका 22.4 होता है। तो 22.4 का 2 में गुणा कराओगे तो 44.8 आएगा। यानी कि 4 मोल HNO3 से आपको 44.8 लीटर आयतन का NO2 मिल रहा है। आपको 1 मोल का बताना है, तो 1 मोल का निकालने के लिए करेंगे क्या? 44.8 में 4 से भाग दे दो, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो इस तरीके से 1 मोल HNO3 में 11.2 लीटर आयतन NO2 प्राप्त होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 को आप ध्यान से समझिएगा। जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल कॉन्सेप्चुअल होगा। यदि आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम लगना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि एक धात्विक ऑक्साइड में 60% धातु है, तो धातु का तुल्यांकी भार क्या है ये आपको बताना है। धातु का तुल्यांकी भार क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो धातु के ऑक्साइड का भार है वो आपका 100 ग्राम है। धातु के ऑक्साइड का भार आपका 100 ग्राम है। तो धातु के ऑक्साइड का भार यदि 100 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे? धातु के ऑक्साइड के भार में से हम धातु की मात्रा 60 ग्राम घटाएंगे तो 40 ग्राम आएगा। आप डियर स्टूडेंट 100 ग्राम का 60% निकालेंगे तो 60 ग्राम ही आएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन की मात्रा आपने निकाल लिया 40 ग्राम। अब आप आसानी से धातु का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो धातु का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? धातु की मात्रा बटे ऑक्सीजन की मात्रा गुणे 1। तो धातु की मात्रा आपका है 60 बटे का ऑक्सीजन की मात्रा है 40 गुणे का 8 कर लो तो 0 से 0 कैंसिल, 4 दूना 8 यानी कि 6 दूना 12 आ जाएगा। इस तरीके से धातु का तुल्यांकी भार 12 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को भी आप ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है कि एक तत्व की विशिष्ट ऊष्मा 0.031 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस है। इस तत्व का 25.9 ग्राम ऑक्सीजन के 4 ग्राम के साथ संयोग करता है। तत्व का परमाणु भार क्या है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 है सेम कॉन्सेप्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 38 को आप सॉल्व कीजिएगा। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को। आपको वास्तविक परमाणु भार निकालना है। तो वास्तविक परमाणु भार निकालने के लिए हमको निकटतम परमाणु भार आप संयोजकता पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकटतम परमाणु भार निकाल लेते हैं। तो निकटतम परमाणु भार, निकटतम परमाणु भार बराबर क्या होता है? 6.4 बट्टे का विशिष्ट ऊष्मा। तो 6.4 बट्टे विशिष्ट ऊष्मा दे रखा है 0.031। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो 207 आ जाएगा। यानी कि निकटतम परमाणु भार आपका हो गया 207। अब आप तत्व का तुल्यांकी भार निकाल लो। तो तत्व का तुल्यांकी भार, तो तत्व का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? धातु का भार बटे ऑक्सीजन का भार गुणे 8। तो धातु का भार बटे ऑक्सीजन का भार गुणे का 8। तो यहाँ पर जो धातु का भार दे रखा है डियर स्टूडेंट, जो धातु का भार दे रखा है क्वेश्चन नंबर 33 में, तो आपको एक तत्व का ये आपका इतना कैलोरी है, उसके बाद तत्व में इतना ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम के साथ सहयोग करता है। यानी कि धातु का जो भार आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 25.9 ग्राम। 25.9 ग्राम गुणे का 8 हो जाएगा बटे आपका ऑक्सीजन का मात्रा। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितना दे रखा है? ऑक्सीजन की मात्रा आपको दे रखा है 4 ग्राम, 4 दूना 8। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा 25.9 में आप जब 2 से गुणा कराइएगा, 25.9 में जब आप 2 से गुणा कराइएगा तो आपको 51.8 मिलेगा।
25.9 में आप 2 से गुणा कराइएगा तो 51.8 मिलेगा। इस तरीके से तत्व का जो तुल्यांकी भार होगा वो आपका 91.8 हो गया। अब आप निकटतम परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता से आप संयोजकता निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम संयोजकता डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो संयोजकता बराबर क्या होगा? संयोजकता बराबर आपका हो जाएगा निकटतम परमाणु भार बटेगा तुल्यांकी भार। तो निकटतम परमाणु भार आपने निकाला है 207 बटे का तुल्यांकी भार आपने निकाला है 51.8। तो यहाँ से आपका संयोजकता आ जाएगा 4। तो आपको संयोजकता भी मिल गई और आपको निकटतम परमाणु भार भी मिल गया। तो संयोजकता और निकटतम परमाणु भार आपको मिल गया तो वास्तविक परमाणु भार निकाल सकते हैं। तो वास्तविक परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा? संयोजकता गुणे तुल्यांकी भार। तो संयोजकता अब 4 है, तुल्यांकी भार 51.8 है। इसको सॉल्व कीजिए तो 4 बट्टी 32, 4 एकम 4, 3 7, 4 बट्टी 20 यानी कि 207.2 होगा। इस तरीके से वास्तविक परमाणु भार बराबर आपका 207.2 ग्राम होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का आपका क्वेश्चन नंबर 33 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बार आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने निकटतम परमाणु भार निकाला जो कि 207 आया। उसके बाद से तत्व का तुल्यांकी भार बराबर आपका होता है धातु की मात्रा गुणे 8 बट्टे ऑक्सीजन की मात्रा। तो वहां से आपका तत्व का तुल्यांकी भार 51.8 आ गया। अब मैंने संयोजकता निकाला परमाणु भार बट्टे तुल्यांकी भार से जो कि 4 आया। अब आप वास्तविक परमाणु भार निकाल सकते हैं तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता से जो कि 207.2 होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 को। तो क्वेश्चन नंबर 34 को भी आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है कि क्लोरीन का तुल्यांकी भार ग्राम में कितना होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्लोरीन का जो तुल्यांकी भार ग्राम में होता है 35.5 ग्राम होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि सल्फर 2 क्लोराइड H2Cl2 तथा HCl2 का निर्माण करता है। HCl2 में सल्फर का तुल्यांकी भार क्या है ये आपको बताना है। HCl2 में सल्फर का तुल्यांकी भार क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले सल्फर का भार क्या है? तो जो सल्फर का भार है वो आपका 32 ग्राम है और HCl2 में जो सल्फर की संयोजकता होगी, HCl2 में जो सल्फर की संयोजकता होगी वो कितना होगी? तो HCl2 में जो सल्फर की संयोजकता होगी वो आपका 2 हो जाएगी। तो अब सल्फर का परमाणु भार भी पता है, संयोजकता भी पता है, तो तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो सल्फर का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा? परमाणु भार बटे संयोजकता। तो परमाणु भार 32 है, संयोजकता 2 है, कैंसिल करोगे तो 16 आ जाएगा। इस तरीके से सल्फर का जो तुल्यांकी भार होगा वो आपका 16 ग्राम होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि एक तत्व का तुल्यांकी भार 4, उसकी क्लोराइड का वाष्प घनत्व आपका 59.25 है। तो तत्व की संयोजकता क्या है ये आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि तत्व की संयोजकता बराबर क्या होता है। होता है आपका तत्व की संयोजकता बराबर आपका होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व बट्टे का 2 गुणे वाष्प घनत्व बट्टे का आपका होता है तुल्यांकी भार प्लस का 35.5। तो यहाँ से आप सारी वैल्यू रख दीजिए तो आपको तत्व की संयोजकता मिल जाएगी। तो 2 गुणे वाष्प घनत्व का मान दे रखा है 39.25 बटे तुल्यांकी भार आपको दे रखा है 4 प्लस का 35.5। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 3। इस तरीके से तत्व की संयोजकता 3 आ गई। यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है कि एक धातु के क्लोराइड का वाष्प घनत्व 180 तथा धातु का तुल्यांकी भार 60 है
तो धातु का परमाणु भार क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये भी आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम फार्मूले पर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 37 भी तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 को कैसे सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि धातु के क्लोराइड का जो अनुभार होगा वो किसके बराबर होगा, धातु के क्लोराइड का जो अनुभार होगा वो आपका 2 गुणे वाष्प घनत्व के बराबर होगा। तो 2 गुणे वाष्प घनत्व आपको दे रखा है 180, तो धातु के क्लोराइड का अनुभार आ जाएगा 360 ग्राम। अब डियर स्टूडेंट, अब आप संयोजकता निकाल लीजिए। तो संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा, संयोजकता बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे वाष्प घनत्व, 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो यहाँ पर आप 2 गुणे वाष्प घनत्व, 2 गुणे वाष्प घनत्व का मान 180 दे रखा है बटेगा 60 प्लस का 35.5, 60 प्लस का 35.5, 60 क्या है, तुल्यांकी भार है। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर जो संयोजकता आ जाएगा वो आपको मिल जाएगा 3.7। अब आपको संयोजकता का मान पता चल गया और तुल्यांकी भार पता चल गया तो परमाणु भार निकाल सकते हैं। तो परमाणु भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। तो तुल्यांकी भार 60 है, संयोजकता आपने निकाला 3.7, इसको आप हल कीजिएगा तो 222 मिल जाएगा। इस तरीके से जो आपका परमाणु भार आएगा 222 आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 38 है इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा।